नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिग्मा गुरुकुल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज आपका एक शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, मॉर्निंग शिफ्ट का। और मुझे तो पूरा पेपर देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इसमें जो ये फर्स्ट लेवल रखेंगे ये कहीं बहुत ज़्यादा इजी ना रख दें, बहुत ज़्यादा इसका लेवल जो है वो टफ ना रखें, लेकिन इन्होंने मॉडरेट मोड रखा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए, है ना। बाकी मैं जो आपको अपना सेगमेंट पढ़ाऊंगा, यानी कि जो इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, आज की जो शिफ्ट में इंग्लिश के क्वेश्चंस हुए हैं, जिन बच्चों ने जो भी आंसर दिया हुआ है, हालांकि वो लोग उन लोगों ने और भी जगह से यूट्यूब से या फिर गूगल से उसके आंसर्स निकाल लिए होंगे, बट मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स बताने जाऊंगा जो कल के एग्जाम वाले बच्चों को भी काम आने वाले हैं, ठीक है। और प्लस मैंने आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे स्पेशली मेरे से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं, कि मैंने उनको फर्स्ट डे ही आके ये सारी चीज़ें लिखवा दी थी कि ऐसे ऐसे फ्रेजल वर्ब आएगा, ऐसे ऐसे वॉइस आएगा, ऐसे ऐसे नरेशन आएगा। मैंने हमेशा से आपको याद करो, ये बात याद करो आप लोग, स्टार्टिंग से मैंने आपको हमेशा से ये बात कही है। और अगर इस जैसे एग्जाम में बच्चों, इंग्लिश की मैं यहाँ पर स्पेशली बात कर रहा हूँ, रात तक हम लोग कोशिश करेंगे सारे ही अपने सब्जेक्ट्स को एनालाइज करवा दें। बाकी मैं अभी फिलहाल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश को लेकर ही ये बात बोलूँगा कि अगर मान के चलो कल का एग्ज़ाम जो 11 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में अगर आपके 10 में से 9 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश कमज़ोर मानूंगा मैं, समझ गए। तो इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखो। और कुछ पॉइंट्स अभी भी बताऊंगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो आज पढ़ लेना। ऐसा नहीं होता कि कल एग्ज़ाम है तो आज जी भर के सोना है, ये सोने की कोई थियोरी यहाँ पर काम नहीं आती है। अगर हम सेगमेंट देखें केवीएस का, तो सभी के लिए सेम था, आपको पता ही है। रीजनिंग मेरे को एक दो बच्चों ने बताई है, इजी आई थी, बहुत ज़्यादा इजी आई थी, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। बाकी मैं आपको एक बार अच्छे से इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता दूँ, शायद लगा दिए, हाँ लगा दिखे हैं। चलो चलो, अच्छी बात है, यहाँ पर लगे हुए हैं। इससे क्या होगा, आपको भी वो क्वेश्चंस देखने को पता मिल जाएंगे, और मैं आपको एक एक करके सबकी स्टेटमेंट्स और सबके आंसर्स भी बताऊंगा। और आप लोग ये देख लेना कि क्या आपने वही आंसर्स वहाँ पर मैच करे हैं या फिर एक आधा गलती से ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। आपको याद होगा बच्चों, कितनी बार हम जब वॉइस पढ़ रहे थे क्लासरूम के अंदर, आपने देखा होगा कि लास्ट के दिनों में आपकी 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की क्लास हुई है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो हमने वॉइस के लिए और नरेशन के लिए एक पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर हम लोगों को वर्ब को चेंज करना भी अगर हम लोगों को आता है, तो इट मीन्स हम लोग सारे वॉइस और नरेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में हमें और डीप में पढ़ना पड़ता है ना। आप नोटिस करो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बच्चों पूछी है वो ये पूछी हुई है कि आपको इसको वॉइस में कन्वर्ट करना है। और देखो, कहीं पे भी ना आपको बच्चों वॉइस में ये मेंशन नहीं करा कि आपको एक्टिव वॉइस बनाना है या आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, ये आपको स्टेटमेंट जज करके ही बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपके पास ये क्या लिखा हुआ था, हैव बीन कट, है ना। क्या लिखा हुआ था, हैव बीन कट, द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट। अब हम सबको पता है, मैं पैसिव वॉइस जब भी बनवाता था राइट हैंड साइड पे लिखवाता था। अगर हमारे पास हैव बीन प्लस में V3 लिखा हुआ है, तो इट मींस सर ये एक्टिव में हमारे पास हैज और हैव प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करा होगा। तो चारों ऑप्शन में ये चेक करना था। फर्स्ट में क्या लिखा है, डिड गलत। सेकंड में क्या लिखा है, हैज बीन गलत। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, हैज सही हो सकता है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, कट वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत। फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यार, था कि नहीं था भाई। हमने सीधी सी बात ये सीख रखी कि वॉइस बनाते हैं हैज़ का, तो हैज़ के साथ बीन लगाते हैं, और अगर नरेशन बनाते हैं तो हैज हैव का सर हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, क्योंकि नरेशन में आंसर प्रेजेंट से क्या दे दिया जाता है, पास्ट, ठीक है। आ गया वही क्वेश्चन, अगला पढ़ो क्या लिखा है। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। और ऑप्शन से पता चल रहा होगा बच्चों कि सारे के सारे जो ऑप्शंस हमने लिखे हुए हैं वो ऑप्शंस हमारे पास प्रेपोजिशन के चैप्टर में, याद है प्रेपोजिशन में सारी कहता था फ्रॉम टू, ये सारी पढ़ लो, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। अब आप देखो,
कैसे आप इसको एलिमिनेट करते? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ही वर्कड एंड एट। सर ये कौन से टेंस में क्वेश्चन चल रहा है? सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमें ये वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, सेंस गलत हो गया। दूसरा, हमारे पास ऑफ मॉर्निंग का सेंस नहीं आ रहा, बोल रहा है कि ही वर्कड एंड एट, यानी कि उसने काम किया था और उसने खाया था। कब से कब तक? मॉर्निंग से लेकर कब तक? नाइट तक, यानी कि सुबह से लेकर रात तक ये सेंस आएगा। तो जब आपके पास यार टिल दे दिया तो बच्चों इसका सेंस टू में ही तो आ रहा है कि मैंने सुबह से वो काम वहां तक करा, तो इसका मतलब कौन सा वर्ड करेक्ट हो गया यहाँ पर? फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई भी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए 82 यानी कि सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम। मैं बच्चों इसको फ्रॉम वर्ड के ऐसे जो आंसर्स है ना उसको मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि किसी किसी बुकलेट में अलग अलग भी है हमारे पास। ये जैसे मेरे पास जो बुकलेट है वो N2 है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। थर्ड पढ़ो यार, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किया तो आपने क्या ही किया होगा। इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, बोला था ना एक पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, और देखो कितना आसान आया भाई। और लिखा हुआ है ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, रवि इज अ करेजियस बॉय। तो आप देखो करेज लिख के OUS लगाया हुआ है। हमने सर स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है कि जिस वर्ड के लास्ट में OUS आता है वो हमेशा हमारा क्या बनता है? एडजेक्टिव। बाकी इसको आप इसको मॉडिफाई के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते थे। सर बॉय यहाँ पर नाउन है, और नाउन के पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होगा, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल ए भी लग रहा है। क्योंकि अगर ये नाउन होता करेजियस तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा होता, आर्टिकल लगा है तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या बनेगा? एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव में आर्टिकल तब लगता है जब उसके बगल में भी नाउन आता है। कभी हम किसी को बोलते हैं आई एम टॉल बॉय, कभी नहीं बोल सकते। क्या बोलूंगा मैं? आई एम अ टॉल बॉय, क्योंकि हमने नाउन लगा दिया। और वही अगर मैं बोल दूं आई एम अ टॉल, अब गलत हो जाएगा, अब आंसर होगा आई एम टॉल। यानी कि एडजेक्टिव के बगल में नाउन है तो आर्टिकल है, एडजेक्टिव के बगल में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। समझ में आया? तो ये था हमारा 83 था, 83 का। एक बार 84 देखते हैं भाई, 84 85 BSc वाले पे है। शिट शिट, एक बार आप लोग जब तक 80 कौन सा है, हाँ 84 क्वेश्चन पढ़ लो आप बच्चों, पढ़ो ठीक है। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, जो बच्चे ये एग्जाम दे रहे होंगे और जिन्होंने वो सारी बातें याद रख रखी होंगी कि प्रिंस सर ने सारी बातें क्लासरूम के अंदर बताई हुई थी भाई, ठीक है, तो आप लोगों को मैं अच्छे वे में याद आ रहा हूँ वहां पर। याद करो, ऑप्शन में देखो सब में क्लॉज 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 लिखा है, तो याद है ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी कि सर अगर हमारे पास कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन होता है सर WH फैमिली का कोई वर्ड या फिर दैट वर्ड का कनेक्टर, तो उसका क्लॉज हमेशा दो ही होगा, या तो वो नाउन क्लॉज होगा या तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ये वो बच्चे भी याद रखें जिनका कल एग्जाम है, समझ गए भाई? इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी और बातें बता रहा हूं। तो जो मैंने अभी आपको 82 वाले में OUS, सॉरी 83 में OUS वाला बताया था, वैसे ही आप लोग नाउन के भी सफिक्स और एडजेक्टिव के भी सफिक्स को लर्न करके जाना, जरूर आपको उसी के एग्जाम में से क्वेश्चन, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सेम बात यहां पर है, सर दैट लग गया, इसका आंसर यानी कि नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। गलत। अब नाउन और एडजेक्टिव में बहुत सिंपल सी बात है, सर चेक करना था इसके पहले क्या लिखा हुआ है, तो अगर इसके पहले ये नाउन है तो आंसर होगा क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर इसके पहले ये नाउन नहीं है तो इसका मतलब वर्ब है, तो आंसर क्या होगा? नाउन क्लॉज। यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है कि नाउन क्लॉज कब होता है, तो आप बताओगे जब सर WH फैमिली या फिर दैट वर्ड से जस्ट पहले आपको वर्ब मिल जाए। क्या मिल जाए? वर्ब, ठीक है, तो वो नाउन क्लॉज है। और वही अगर WH फैमिली या दैट वर्ड से पहले नाउन मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, राइट। चलो एक बार आप लोग सारा अगला वाला स्टेटमेंट भाई देख लो कैसे पूछा हुआ है। अगले वाले में हमारे पास बच्चों एरर पूछा हुआ है, एक बार देखते हैं क्या एरर हमारे पास पूछ सकता है। ईडियम्स यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज, मैसेज से पहले ए, ठीक है, इन अ मोर क्रिएटिव वे आर लाइक द, यहां पर कहीं से भी आर का कोई सेंस है बच्चों?
आप नोटिस करो सिंगुलर की बात हो रही है ना, यहाँ पर वेज थोड़ी ना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वे। सो इसीलिए यहाँ पर यही एक बिल्कुल इजी सी मिस्टेक है कि आर की जगह पर क्या आएगा, इज। यार ऐसा ही ना पिछली बार भी केवीएस में पूछा हुआ था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, आर की जगह पर इज। अब मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है, बाकी मैंने ऑनलाइन सॉल्व करवाया होगा, आप पीछे की वीडियोस जाके चेक कर सकते हो 22-23 की, 2022-23 की, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो आर की जगह पर क्या था, इस था। चलिए अगला जरा 85 है ये क्या, अगला है, हाँ चलो अगला भी है हमारे पास, आप लोग यहां से देखना। अगला पढ़ते हैं भाई। अगले में हमारे पास बच्चों क्या है, ऑप्शन से पता चल रहा है आपको कि इसमें हमारे पास अरेंजमेंट्स करनी है। ठीक है, क्या करनी है, अरेंजमेंट। और मैंने आपको पहले भी ये बात बता रखी है कि अरेंजमेंट करते समय कोई दो बातें भी याद आ गई तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं। और तरीका क्या था कि सर यहां से लेकर यहां तक इसको पढ़ लो, यानी कि टू मेनी साइंस फिक्शन मूवीज, यानी कि ए से कोई स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तो आप नोटिस करो इन चारों में से ए वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। दूसरा, अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर्स, ये हो सकता है बी से। वी हैव सीन, यानी कि ये देखो करेक्ट लग रहा है ना, तो वी हैव सीन एक इसमें है, एक इसी में ही है मेरे ख्याल से, और किसी में नहीं है। चलो इसी को चेक कर लेते हैं। तो वी हैव सीन टू मैनी साइंस फिक्शन मूवीज। फिर डी, अबाउट द रोबोटिक रिबेलिंग्स अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर्स, बिल्कुल सही है, यही वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि इसके अंदर सी के बगल में किसका चांस आ रहा है, ए का। सी के बगल में किसका चांस आ रहा है, ए का। आ रही है भाई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। नियरेस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, सर नियरेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम्स। क्या होता है, सिनोनिम्स। तो एनॉर्मस का आपको क्या बताना था, सिनोनियम वर्ड बनाना। और एनॉर्मस हमने कितनी बार एग्जांपल्स में यूज करा है कि जहां जहां आप लोग जाइंट बोलते हो, जहां जहां आप लोग ह्यूज बोलते हो, जहां जहां आप लोग वास्ट बोलते हो, जहां जहां आप लोग क्या नाम है बिग का साउंड देते हो, वहां वहां ये वर्ड यूज करा जाता है। यानी कि वास्ट इसका बच्चों सिनोनियम होता, और एंटोनियम होता है इसका टाइनी। क्या एंटोनियम हो जाता है इसका, टाइनी। तो एनॉर्मस का एग्जैक्ट सिनोनियम वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, वास्ट। ठीक है, चलो 88 देखते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। आपके पास जो वर्ड लिखा है कॉल्ड फॉर, आप याद करो ये फ्रेजल है यार, और अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कराई थी फर्स्ट या सेकंड की, एक बार चेक कर लेना आप लोग। बाकी ऑफलाइन वालों को तो मैंने पक्का याद करवाया था कि कॉल फोर्थ, कॉल फॉर, कॉल इन, कॉल एट, इन सब की मीनिंग तो याद है, डिमांड करना है, ऑप्शन में साफ साफ दे रखा है। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, तो सेंटेंस का सेंस भी आ रहा है, अपने डिमांड की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सजेशन लगा के आए हैं, जो कि गलत है। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, डिमांड। ठीक है जी, चलो और देखते हैं इसके ऊपर। 89 89 89 में बोल रहा है कि चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल आर्टिकल। कहा था ना आर्टिकल भी आता है हमेशा केवीएस के एग्जाम में। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है कि नॉट डैश वर्ड वाज अल्टर्ड। यार देखो वर्ड क्या होता है सर, नाउन होता है कि नहीं होता। तो जब ये वर्ड नाउन है और सिंगुलर की बात कर रहा है, तो इस वर्ड से पहले, यानी कि इस वर्ड जो ये लिखा हुआ है वर्ड, इस वर्ड से जस्ट पहले या तो आर्टिकल ए या तो आर्टिकल एन का यूज करना क्या होता है, सही होता है। और वर्ड से पहले एन नहीं आता, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए। समझ में आया। और लास्ट हमारे पास चूज द ऑप्शन अपोजिट। सर अपोजिट का मीनिंग क्या था, तो अपोजिट का मीनिंग था एंटोनिमस वर्ड, यानी कि एंटोनियम्स। अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द, तो लिखा हुआ डॉन। यार आपको मैंने बताया था जैन मलिक का एक सॉन्ग था टिल डस्ट टू डॉन, था कि नहीं था। तो इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है, डस्ट। यानी कि ये सनराइज के लिए यूज होता है, ये सनसेट के लिए यूज होता है। और आप देखो इसमें बहुत सारे बच्चे ना सनराइज सनसेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सनराइज आंसर नहीं होता, सनराइज का आंसर सनसेट होता है, क्योंकि सनराइज होने में और डॉन होने में फर्क होता है। सनराइज में आपके पास धूप मतलब निकल जाती है, डॉन उससे थोड़े ऐसा पहले ब्रह्म मुहूर्त टाइप का समय होता है, ये मतलब थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का समय होता है। वैसे ही डस्क इसका बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट, एक मॉर्निंग के लिए और एक इवनिंग के लिए। अब आप बताओ यार इन 10 क्वेश्चंस में बच्चों ऐसे क्या मिस्टेक होती
है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस इतने आसान हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अगर कभी ना कभी पढ़ ही लिए होंगे, तो थोड़ा सा आप लोग इस बात के लिए हमेशा थोड़ा ध्यान रखा करो, जो मैं आपको बताता हूँ उसको लर्न कर लिया करो कि वो क्या है। मान के चलो अभी भी कोई ऐसा महानुभाव बैठा हुआ है, एक ऐसा चाइल्ड अभी भी बैठा है कि सर जिसने अभी तक ये सोचा है कि मैं डायरेक्ट कल ही पेपर दूंगा, कल ही सोचूंगा, तो अगर वो इंग्लिश में, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, थोड़े बहुत मार्क्स लेना चाहता है या लेनी चाहती है, ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा, तो आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, वो पॉइंट जरूर पढ़ लो आप लोग जाके, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला होगा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना बच्चों, आपको वो नहीं पढ़ना, और ना आपके पास टाइम है कि आप नाउन अलग से पढ़ो, प्रोनाउन अलग से पढ़ो, नहीं। अब आपको सिर्फ ये फाइंड करना है, नाउन कैसे फाइंड करते हैं, प्रोनाउन कैसे फाइंड करते हैं, एडजेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं, प्रीपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। बाकी पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे जिरंड कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद एडजेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं, प्रीपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों थोड़े से ज्यादा आते हैं। दूसरा, आप लोगों को मैं फिर समझा रहा हूं, थोड़ी सी बच्चों फ्रेजल वर्ब्स आप जरूर पढ़ के जाना। जिन्होंने नहीं पढ़ रखे वो जरूर, उनका एक यहां से क्वेश्चन ठीक होते ही 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप इसको वेस्ट मत करना, क्योंकि एक्चुअल में देखें तो 4 नंबर का नुकसान है। क्योंकि अगर आपने कर दिया और वो गलत हो गया, तो गलत होने की वजह से 1 नंबर तो कटा ही कटा, और वो ठीक होता तो 3 नंबर में मिलते, तो वो 3 नंबर का भी नुकसान हुआ और 1 नंबर का भी नुकसान हुआ, तो 4 नंबर तो यार बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट्स की प्रैक्टिस कर लेना, है ना, अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर लेना, सीक्वेंस को लगाने के चेक कर लेना कि किस तरीके से इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, यूं मत समझना कि आज के पेपर में नैरेशन नहीं आया तो चलो वॉइस ही को रट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉइस और नैरेशन में दोनों में ना सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट और एक टेंस, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो, समझ गए, और कुछ भी इसके फालतू मत पढ़ो वॉइस और नैरेशन के अंदर। और अगला, टेंस का एक पूरा चैप्टर अच्छे से देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसी में प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको सिंस, फॉर, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, बिटवीन, अमंग, टू, टूवर्ड्स, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, बिलो, आफ्टर, ओवर, ये अगर आपको थोड़ी सी प्रीपोजिशंस लर्न है तो देखना आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा। और बच्चों इसमें तो नहीं आया, लेकिन फिर भी आप लोग स्पेलिंग्स भी जरूर थोड़ी सी रीड करके चले जाना। 100 के आसपास मैंने आपको स्पेलिंग्स पढ़ा रखी है, आप ये सारी स्पेलिंग्स को देख लेना। तो आई होप आपको इस वीडियो से आपको थोड़ा सा वर्थ मिलेगा, एंड आई होप सो कि कल का भी एग्जाम वैसा ही मॉडरेट मोड पर होगा जैसा आज था। तो बाकी आपको आंसर्स पता चली गई हैं, और सेफ स्कोर मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपको लगता है कि आपके 190 के आसपास मार्क्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि 200 के आसपास अगर मैं बात करूं, तो आप लोग इसके मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि मेंस में आपको पता है जो हमारा टीयर 2 होगा उसके अंदर सब्जेक्टिव पेपर है, तो वो बच्चों हवा में तुक्का मारने से नहीं क्लियर हो सकता, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी से अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए जो टीयर 2 है, क्योंकि उस बेसिस पे भी फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। तो अभी जो सफर है वो बहुत लंबा है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब तक डीएसएसबी की आपको याद होगा अभी एक स्टे लग गया था उनके जो एग्जामिनेशन डेट थी उसके ऊपर, बट अभी थोड़ी देर पहले ही दोबारा एग्जामिनेशन जो भी एग्जाम के डेट्स थी उसको रीशेड्यूल्ड किया गया, और उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया, 2-4 दिन ऊपर नीचे का फर्क आया भाई। यानी कि फिर से अगर मैं बात करूं तो आपके उन्हीं दिनों में, यानी कि जब आपका इसका टीयर 2 या आपका इसका इंटरव्यू होगा, उन्हीं दिनों में आपका डीएसएसबी का भी एग्जाम होगा। तो अगर किसी बच्चे का मान के चलते हैं पेपर जो था वो नहीं उनको फील हो रहा कि यार मेरे तो 150 भी नहीं बनेंगे, तो यार आप लोग प्लीज, मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, निराश मत होना, क्योंकि 2-3 महीने अभी आपके पास और हैं एक और बार अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो डीएसएसबी के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन में लग जाना, अच्छे से बिल्कुल लग जाना। बिल्कुल भी आप लोग ये जो थोड़ा मस्ती वस्ती होती है इसको इग्नोर करके बिल्कुल अच्छे से इसमें आप अपना 100% जरूर देना, ठीक है। चलिए बाकी मैं आपसे ऑफलाइन क्लास में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।